Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उसको अनाउंस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको डिफरेंट फेज के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेज का जो कैंपेनिंग है वो यहाँ पे कंक्लूड हुआ है, उसी के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। स्टूडेंट, जैसे ही कैंपेनिंग यहाँ पे कंक्लूड होता है उसके बाद में आपको जो साइलेंस पीरियड है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वोटिंग का जो डे है उसको भी साइलेंस पीरियड के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो साइलेंस पीरियड है उसको क्यों यहाँ पे ऐड किया गया, आप देखिए कि जिससे कि वोटर्स के द्वारा अपने ओपिनियन के बेसिस के ऊपर जो डिसीजन है वो लिया जा सके वोटिंग के रिगार्डिंग में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो ना देखने के लिए मिले, या जो इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं उनका भी जो इन्फ्लुएंस है वोटिंग के रिगार्डिंग में ना देखने के लिए मिले। इस वजह से यहाँ पे साइलेंस पीरियड है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम साइलेंस पीरियड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, आप देखिए कि वोटिंग का जो समय है जब आपको यहाँ पे बूथ के लिए अप्रोच कर सकते हो 5 PM का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, वोटिंग कंक्लूड होने के रिगार्डिंग में ये जो 5 PM है इससे पहले जो 48 आवर्स का जो समय है उसको एज ए साइलेंस पीरियड के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 के समय का, आप देखिए कि स्टूडेंट्स 1950 के समय का भी आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, बट जो इलेक्शन प्रोसेस को जो डील किया जाता है वो 51 के द्वारा किया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर में साइलेंस पीरियड के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस हैं, साइलेंस पीरियड के रिगार्डिंग में जो सेक्शंस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो सेक्शन 126 है वो यहाँ पे साइलेंस पीरियड के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेक्शन 126A है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको सेक्शन 135C है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है साइलेंस पीरियड के पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें कि साइलेंस पीरियड क्या है, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बिग वे के अंदर में जो रैलीज हैं, जो यहाँ पे कैंपेनिंग है उसको नहीं कंडक्ट किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक है उसको भी नहीं यूज किया जाएगा। बट क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डोर टू डोर कैंपेन है उसको भी यहाँ पे मना किया गया है साइलेंस पीरियड के दौरान में। तो स्टूडेंट, डोर टू डोर कैंपेन है उसको अलाउ किया गया है, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन है वो कैंडिडेट के साथ में होने चाहिए, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं एक लिमिटेड नंबर के रूप से यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन है उसको कैरी आउट कर सकते हैं साइलेंस पीरियड के दौरान में। बट आपको इलेक्ट्रॉनिक जो माइक है, जो रैली है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा इस समय के दौरान में। स्टूडेंट्स, इन सभी जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। आप देखिए कि उनके द्वारा ऑब्जर्व भी किया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये पार्ट है। और इसी के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको एज ए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से अपॉइंट किया जाएगा, जहां पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट होंगे। तो एक कैंपेनिंग पीरियड के बारे में था, साइलेंस पीरियड के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जब आप देखिए कि डिफरेंट फेज के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो क्या यहाँ पे जो साइलेंस पीरियड है वो कम्प्लीटली स्टेट के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो साइलेंस पीरियड है वो आपको फर्स्ट फेज का जो यहाँ पे जो सीट्स हैं वहीं पे ही देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड फेज के रिगार्डिंग में जो आपको कैंपेनिंग है, जो रैलीज हैं, जो पॉलिटिकल कैंपेनर्स हैं उनके द्वारा कैंपेनिंग वहाँ पे अलाउ किया गया है, ओनली उसी एरिया के अंदर लिमिटेड है जहाँ पे वोटिंग यहाँ पे कंडक्ट होगा। आपको ये जो टाइम पीरियड है वो ज़रूर से याद रखना कि वोटिंग का जो कंक्लूजन से 48 आवर्स का जो पहले का जो समय है वहाँ पे जो साइलेंस पीरियड को ऑब्जर्व किया जाएगा। सपोज कीजिए कल यहाँ पे वोटिंग है, कल ही वोटिंग वहाँ पे कंडक्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो जो कल का जो दिन था, यस्टरडे का जो डे था, वहाँ पे 5 PM का जो समय है जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर कैंपेनिंग है उसको अलाउ किया गया था। 5 PM से आप देखिए कि कंटिन्यूस यहाँ पे आज का जो डे है वो साइलेंस पीरियड रहेगा, कल वोटिंग का जो डे है वो भी साइलेंस पीरियड रहेगा 5 PM तक। काफ़ी सारे PCS के एग्जाम एंड डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में ये जो टाइम पीरियड है वो पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, काफ़ी बार आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको भी बैन किया जाता है कि इलेक्शन से पहले जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है इस साइलेंस पीरियड के दौरान में। जो यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स हैं उनके द्वारा जो ओपिनियन बेस जो यहाँ पे जो ओपिनियन पोल हैं, इसके अलावा आप देखिए कि जो एग्जिट पोल हैं वो भी इनके द्वारा नहीं कैरी आउट किए जा सकते हैं साइलेंस पीरियड के
दौरान में, जिससे कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना हो, वो उन्हीं के ओपिनियन के बेसिस पे यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है उसको कैरी आउट करें। नेक्स्ट आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग में है, डॉक्टर के अगेंस्ट में हीनियस क्राइम का जो केस है वो देखने के लिए मिला था। मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन है या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। अब डॉक्टर्स के साथ में वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ डिस्कशन है वो किया गया। उनका कुछ डिमांड था कि कुछ ऑफिसर्स का आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए, तो उनका जो ट्रांसफ़र है वो किया गया है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से मेंशन है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सुमोटो कोग्निजेंस लिया गया इस केस का। नेशनल टास्क फोर्स को क्रिएट करने के बारे में डिस्कस किया गया है। केस को आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे अगर नॉर्मल वे के अंदर किसी भी एरिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है तो उस समय आप देखिए कि आपको जनरल कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो हुआ करता है। बट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया जाए तो गवर्नमेंट का जो जनरल कंसेंट है उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से था। आप देखिए कि एक और न्यूज़ मेंशन किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में कि यहाँ पे जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला है। कुछ दिन पहले हमने ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो हैवी रेनफॉल है उसके बारे में रीड किया था। अब आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे भी जो हैवी रेनफॉल है उसको ऑब्जर्व किया गया है। दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है, दिल्ली के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने कल ही डिस्कस किया था। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सेटअप किया गया। जम्मू एंड कश्मीर भी आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हमारा कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट समय में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने के लिए मिलेगा। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस के अलावा आप देखिए कि जो प्रोग्रेस एंड पीस के रिगार्डिंग में भी हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा लॉ है वो फ्रेम किया जा सकता है, जो आपको आर्टिकल 240 के अंदर देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 240 के अंदर में आप देखिए कि कौन कौन सा यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है उसको इंक्लूड किया गया है। पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट के द्वारा जो रूल को फ्रेम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान निकोबार के अलावा पुडुचेरी को भी रखा गया है इसके पार्ट के अंदर में। दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव का जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो हमारे जो सदर्न पार्ट के अंदर में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षद्वीप है, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस आर्टिकल 240 के अंडर में, जो प्रेसिडेंट के द्वारा रूल मेकिंग का जो पावर है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट टेम्पल एंट्री के पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि टेम्पल एंट्री का ये जो टॉपिक है इसको क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया गया। स्टिल सोसाइटी के अंदर हमें आपको इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो सोसाइटल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए। ये आप देखिए कि सोसाइटी जो सब्जेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि 1924 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। वैकोम आपको एक सत्याग्रह है वो देखने के लिए मिलता है, वैकोम नाम का एक सत्याग्रह है वो देखने के लिए मिलता है 1924 के समय में। और आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा जब किसी भी मूवमेंट के 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 150 ईयर्स ऐसे कंप्लीट होते हैं तो उस समय मेंस के अंदर में या प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं। और अभी हमारा जो मेंस के एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे तो उस समय हम जो टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। क्या जो आप देखिए कि बेसिक न्यूज़ के अंदर में आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। वैकोम सत्याग्रह के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो के केलापम नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा वो जो सत्याग्रह है उसको लीड किया गया था 1924 के समय में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान में, क्या आप स्टूडेंट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में था। तो आप देखिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाया गया था हमारे गांधी जी के द्वारा, तो स्टूडेंट्स चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद में जो मूवमेंट है उसको विड्रॉल कर लिया गया था। चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा बेसिकली पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे पुलिसमैन्स का भी डेथ होता है। तो गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो क्या था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यही था कि आपको गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट नहीं करना है, जिस भी सेक्टर के अंदर आप हो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में कोऑपरेट मत कीजिए, बट आपको पीसफुली वे में प्रोटेस्ट को कैरी करना है। अगर आप यहाँ पे अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में फोर्स है या आप देखिए कि वायलेंस को अगर आप यूज करोगे तो उनके पास में एक अच्छा आपके पास में टूल है
उस टूल को आपको यूज किया जा सकता है आपकी मूवमेंट को सप्रेस करने के रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि पुलिस फोर्स के पास में अगर आप फोर्स का यूज करोगे तो उनके पास तो टू मच ऑप्शन है वो अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, आप देखिए जो पीसफुल प्रोटेस्ट का जो गांधी जी के जो टूल्स हैं ये स्टिल आपको जो रिलेवेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो आप देखिए कि 2020 के समय में 2021 के समय में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है वो हमारी कंट्री के अंदर देखने के लिए मिला था। वो कम्प्लीटली जो मूवमेंट है दिल्ली के बॉर्डर एरियाज के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो किया गया फार्मर्स के द्वारा। और आप देखिए कि वो जो कंप्लीट मूवमेंट है आपको पीसफुली मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर उनके द्वारा भी वायलेंस को यूज किया जाता है तो पुलिस के पास में या जो हमारी एजेंसीज है उनके पास में एक टूल है कि उस मूवमेंट को सप्रेस करने के रिगार्डिंग कुछ एक या दो इंसिडेंट आपको उस फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आपको बेसिकली जो वायलेंस के रिगार्डिंग का जो न्यूज़ है वो सामने आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वैकोम सत्याग्रह के बारे में तो आप देखिए कि उसी समय से फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो हमारे कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। SNDP मूवमेंट है वो भी उसी समय में आता है। SNDP जो मूवमेंट है वो भी आपको उसी समय में देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसी वैकोम मूवमेंट के अंदर में इसी वैकोम मूवमेंट जो कि केरल के अंदर में ऑब्जर्व किया गया था टेम्पल एंट्री के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि जो पेरियार है पेरियार के द्वारा इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। उनके बाद में लेटर फेज के अंदर उनको द्रविडियन जो मूवमेंट्स हैं उनके फादर के रूप से यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। द्रविडियन जो मूवमेंट्स हैं जो कि बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट फेज के अंदर में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट का अलग अलग पार्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से है। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो हमारा 2024 का जो ईयर है 2024 के ईयर के अंदर में आप देखिए कि कुछ आपको यहाँ पे जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग का जो मीटिंग्स है वो देखने के लिए मिलेगा आने वाले मंथ्स के अंदर में। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट समय में जो क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में तो वो है स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग एक क्राइसिस है। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली वे में। नेक्स्ट आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होना वो भी आपको एक क्राइसिस का सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। डेजर्टिफिकेशन का कंटिन्यूस इंक्रीज होना स्टूडेंट्स वो भी एक रीजन है। और स्टूडेंट्स प्लास्टिक पोल्यूशन। तो फोर यहाँ पे जो बेसिक जो वार्निंग्स है उनको शो किया गया है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स इन्हीं फोर का जो मीटिंग है वो कंक्लूड होगा आने वाले समय के अंदर में 2024 के जो मंथ्स है वहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में जो मीटिंग है आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी को हमें अचीव करना है। कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 1992 का जो अर्थ समिट है 1992 का जो अर्थ समिट है उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर आपको UNFCCC है जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में है। एक आप देखिए कि यहाँ पे CBD है जो किसके रिगार्डिंग में है, CBD बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से है। एक UNCCD है जो डेजर्टिफिकेशन को हमें किस तरीके से रोकना है। तो ये तीन आपको विंग है जो अर्थ समिट का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी का जो मीटिंग है वो कोलंबिया के अंदर कंक्लूड होगा। कोलंबिया कहाँ पे है, लैटिन अमेरिका के वहाँ पे है कोलंबिया। बायोडाइवर्सिटी का मीटिंग कहाँ पे होगा, कोलंबिया के अंदर में। कोलंबिया का ही नाइबर कंट्री कौन सा है, वेनेजुएला। और आप देखिए कि वेनेजुएला के वहाँ पे स्टूडेंट्स जो ग्लेशियर्स हैं वो डिसअपियर हो चुके हैं। जो वेनेजुएला के जो ग्लेशियर्स हैं वो आपको डिसअपियरिंग सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि वहाँ पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है कोलंबिया के अंदर में। हमारा जो प्लांट है, हमारा जो लास्ट मीटिंग इसका कंक्लूड हुआ था तो उसके अंदर एक डिस्कस किया गया था कि हमारा जो कम्प्लीटली जो अर्थ है उसके अंदर में आप देखिए कि जो 30% जो प्लांट्स हैं 2030 तक उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर में रखा जाएगा। 2030 तक 30% ऑफ जो प्लांट्स हैं वो आप देखिए कि हमारा जो प्लानिट है 30% वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज का जो मीटिंग है वो यहाँ पे कंक्लूड होगा अजरबैजान के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में तो आपने काफ़ी बार रीड किया होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया का जो नगोर्नो काराबाख नाम का एरिया है उसकी वजह से वो टॉपिक आपको न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। तो COP29 का ये मीटिंग है। UNFCCC का जो COP29 का ये मीटिंग है जो कहाँ पे कंक्लूड होगा, अजरबैजान के वहाँ पे। अजरबैजान का लोकेशन जरूर से देख लेना अगर नहीं पता है। कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है अजरबैजान यहाँ पे।
तो स्टूडेंट्स फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग में जो मीटिंग है वो यहाँ पे कंक्लूड होने वाला है। और आप देखिए कि फॉसिल फ्यूल्स जो बेसिकली यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से क्लाइमेट को टैकल करना है उसके रिगार्डिंग में एक प्लेज है। 100 बिलियन का जो फंड है वो क्रिएट किया जाएगा, जो कि 2009 के समय में उस प्लेज को कैरी आउट किया गया था कि $100 बिलियन का जो फंड है वो क्रिएट करना है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो उनको यहाँ पे असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया का जो मीटिंग है, सऊदी अरेबिया के अंदर में आप देखिए कि डेजर्टिफिकेशन को रोकने की रिगार्डिंग में जो मीटिंग है वो कंक्लूड होगा। UNCCD का जो मीटिंग है वो आपको सऊदी अरेबिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सऊदी अरेबिया के वहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए कि डेजर्टिफिकेशन का जो प्रॉब्लम्स है तो किस तरीके से उसको टैकल किया जा सके उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजंस है वो वहाँ पे लिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक भी एक वार्निंग है यहाँ पे क्लाइमेट हमारे अर्थ प्लानेट की रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो प्लास्टिक का जो मीटिंग है वो साउथ कोरिया के अंदर कंडक्ट होगा 2022 के समय। 175 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन करने के रिगार्डिंग में एक जो कमिटमेंट है वो किया गया था। तो प्रीवियस कमिटमेंट्स हैं 4 सेक्टर्स के जो प्रीवियस कमिटमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे कंक्लूड होगा, इन्वायरमेंट को किस तरीके से एक सेंटर स्टेज के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले कुछ समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इलेक्शन के अंदर में जो मैनिफेस्टो है उसको रिलीज किया जाता है। क्या मैनिफेस्टो के अंदर जो भी यहाँ पे जो कमिट किया गया, पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर के अंदर में आती है, जो पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर के अंदर में आती है तो मैनिफेस्टो का क्या हर एक जो कमिटमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उनके द्वारा। क्या ये बाइंडिंग है मैनिफेस्टो उनकी रिगार्डिंग? तो स्टूडेंट्स बाइंडिंग नहीं हुआ करता है। मैनिफेस्टो बेसिकली एक प्रोसीजर है, उनका क्या पॉलिसी रहेगा, किस तरीके से जो कॉमन पब्लिक है उसको रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। यहाँ पे अगर हम कुछ बेसिक थिंग्स को यहाँ पे डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स एप्पल के रिगार्डिंग में जो MSP है एप्पल का, आप देखिए कि जो प्रोडक्शन है आपको जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब का कुछ एरिया है जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ और भी स्टेट्स है जहाँ पे कुछ पार्ट्स के अंदर में जो एप्पल का जो आप देखिए कि जो प्रोडक्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एप्पल को जो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसको देने के बारे में डिस्कस किया गया है। कुछ प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया गया। कुछ सेमी वन काइंड ऑफ दो डेट जो आप देखिए कि जो बेसिक इनकम जो यहाँ पे प्रोवाइड करने के बारे में कहा गया है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उसके रिगार्डिंग। जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको भी 4000 के आसपास जो रुपए हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया मैनिफेस्टो के पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स माइनॉरिटी जो कमीशन है उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है कि अगर उनका गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होता है तो माइनॉरिटी कमीशन है उसको भी उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उस स्टेट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर एक राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ था फरवरी के मंथ के समय में। तो स्टूडेंट्स इस न्यूज़ को हमने क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया, न्यूज़ को इस वजह से इंक्लूड किया गया है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई इलेक्शन के अंदर में आप किसी भी पर्सन जो इलेक्शन को कंटेस्ट करता है उनको यहाँ पे इलेक्शन के प्रोसेस के रिगार्डिंग में डाउट है कि उनको फेयर जो ट्रीट है वो नहीं किया गया है इलेक्शन के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा। तो बेसिकली कहाँ पे वो अप्रोच करेंगे, किस जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो अप्रोच करेंगे? क्या वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करेंगे? तो स्टूडेंट्स इलेक्शन का जो इरेगुलेटरीज है उसके रिगार्डिंग में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना अप्रोच करते हुए आपके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जाएगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी का जो राजनारायण उनके अगेंस्ट में जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो राजनारायण के द्वारा जो केस किया गया था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी का जो केस है जिसके अंदर उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया था। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जो ऑप्शन है वो हाई कोर्ट के अंदर में किसी भी इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट है उसके लिए आप अप्रोच करोगे। तो यहाँ पे कुछ पेटिशन के अगेंस्ट में पेटिशन को फाइल किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखें कि एग्जाम के पर्पज से वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए आपके द्वारा हाई कोर्ट के वहाँ पे अप्रोच किया जाएगा। स्टूडेंट्स बिहार के वहाँ पे आप देखिए कि 2 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है कि उनके द्वारा नेशनल फ्लैग के अंदर में कुछ मिस रिप्रेजेंटिंग है उसको कैरी आउट किया गया उनके द्वारा। जो हमारा यहाँ पे अशोक चक्र है, हमारे फ्लैग के अंदर में जो अशोक चक्र है वो आप देखिए कि उसको इनके द्वारा कुछ चेंज किया गया था फ्लैग के अंदर में।
जब भी नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्कस किया जाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। किसके द्वारा हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किया गया था? पिंगाली वेंकैया नाम के वो पर्सन है, पिंगाली वेंकैया नाम के वो पर्सन है, उनके द्वारा हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किया गया। 22 जुलाई का वो डे है, 22 जुलाई 1947 का वो डे है जब आपको नेशनल फ्लैग का जो अडोप्शन है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही अडोप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के अलावा भी 5 ऐसे काम हैं जो किए गए थे, 5 ऐसे वर्क हैं जो उनके द्वारा अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के अलावा भी कैरी आउट किए गए। अब वो कौन कौन से काम हैं? आप देखिए कि हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडोप्ट किया गया, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे बेसिकली चूज किया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट है। नेशनल फ्लैग के अलावा आप देखिए कि नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, और नेशनल सॉन्ग के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉमनवेल्थ के अंदर हमारा जो मेंबरशिप है, कॉमनवेल्थ के अंदर हमारा जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई भी किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो ये आपको जो 5 वर्क हैं अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इंडियन फ्लैग के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारा 2002 के समय का जो फ्लैग कोड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्लैग कोड के अंदर इसका जो रेशियो है वो बताया गया है कि 3:2 के अंदर में आपको किसी भी साइज का जो फ्लैग है उसको होस्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इसके होस्टिंग के रिगार्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो हुआ करता था। आप देखिए उस टाइम पीरियड को चेंज भी किया गया था। हर घर तिरंगा जो हमारे यहाँ पे जो कैंपेनिंग है उसको लॉन्च किया गया हमारे इंडिपेंडेंस के जो 75 ईयर्स है वो कंप्लीट होने के बाद में। तो हर घर तिरंगा के थ्रू आप देखिए कि फ्लैग कोड के अंदर आपको कुछ अमेंडमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। फ्लैग के हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके रिगार्डिंग में कहाँ पे उसके बारे में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप देखिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A के अंडर में जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ड्यूटी नंबर ए के अंदर में आपको ड्यूटी नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को हमें जो रेस्पेक्ट है वो कैरी आउट करना है। तो यह हमारा नेशनल फ्लैग के बारे में हुआ। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अशोक चक्र के बारे में तो कहाँ से वो लिया गया है? आप देखिए कि जो अशोका का यहाँ पे जो अशोक स्तंभ है वहीं से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लोभ धर्मा है या जो मोशन है उसको शो किया जाता है अशोक चक्र के द्वारा। 24 आपको जो स्पोक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं अशोक चक्र के अंदर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें निफा वायरस के बारे में है स्टूडेंट्स, अगर हम निफा वायरस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि एक पर्सन है उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। उसके बाद में केरल के वहाँ पे कुछ जो डिसीजंस है वो लिए गए हैं कि आपको मास्क उसको कैरी आउट किया गया है, मास्क को कैरी आउट किया गया है, क्वारंटाइन किया गया है कुछ पर्सनस को जो उस पर्सन से कॉन्टैक्ट के अंदर में थे। और आप देखिए जिन पर्सन का यहाँ पे निफा वायरस की वजह से डेथ हुआ है उनके द्वारा बेसिकली अपने जो हाउस है उसी के प्रीमाइस के अंदर में कुछ एक फ्रूट है जो ग्राउंड के ऊपर गिरा हुआ था जिसको उनके द्वारा ईट किया गया एक ट्री से। तो आप देखिए कि फ्रूट जो है वो कंटामिनेटेड था, फ्रूट बैट के द्वारा उसको बाइट किया गया था। तो इसी वजह से निफा वायरस का जो स्प्रेड है वो देखने के लिए मिला। क्या वैक्सीन अवेलेबल है निफा वायरस के रिगार्डिंग में? जो परमानेंट वैक्सीन है जो यहाँ पे निफा वायरस को ही डील करे वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। कुछ अदर काइंड ऑफ आप देखिए कि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को। यहाँ पे 2018 के समय भी जो निफा वायरस है उसके केसेज हैं वो सामने आए थे, 2023 के समय भी केरल के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक पर्सन है उसके रिलीज के बारे में है यहाँ पे मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस डिटेन्ड पर्सन का जो रिलीज है उसको इंश्योर किया गया है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 22 के अंदर हर एक डिटेन्ड पर्सन को यहाँ पे राइट है उसके बारे में मेंशन इस न्यूज़ के अंदर किया गया। तो आर्टिकल 22 आपको पता होना चाहिए। अरेस्ट किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या डिटेंड किया जाता है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन है, वो आपका एक फंडामेंटल राइट भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बुलडोजर जस्टिस है उसके बारे में मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स बुलडोजर जस्टिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसके द्वारा यहाँ पे जो पेटिशनर्स हैं उनसे डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस हैं वो मांगे गए थे कि क्या यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। तो आप देखिए कि हमारे जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उनके द्वारा भी ऑब्जर्व किया गया कि जो बुलडोजर जस्टिस है उसके रिगार्डिंग में हमारा जो लॉ है वो परमिट नहीं करता है
रेट्रीब्यूटरी जो डिमोलिशन है किसी भी प्रॉपर्टी का, कोई भी अक्यूज्ड पर्सन है उसके फैमिली मेम्बर्स का जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए, वो हमारा जो कानून है कि आप रेट्रीब्यूटरी वे में, आप देखिए रेट्रोस्पेक्टिव वे में हमारा जो लोकल अथॉरिटी है उनके द्वारा किसी भी बिल्डिंग को यहाँ पे जो इलीगल है वो बता के उसको डिमोलिश किया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग में जो पैन इंडिया जो गाइडलाइंस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको एग्जामिन किया जाएगा कि कैसे जो बुलडोजर जस्टिस है उसको यहाँ पे स्टॉप किया जा सके, जिससे कि जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रॉय है वो ना देखने के लिए मिले। हमारे जिन जिन पर्सन्स का जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया गया है तो उनको रिलीफ, रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन के बारे में जो पेटिशनर्स हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन जो मिलिट्री के द्वारा या इंडियन जो प्राइवेट कंपनीज है उनके द्वारा जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं जो आप देखिए कि एक्सपोर्ट किए गए हैं इजराइल के वहाँ पे, उसी के रिगार्डिंग में इजराइल के वहाँ पे जो जीनोसाइड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है। तो क्या हमारे यहाँ से जो मिलिट्री के जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं उसके थ्रू हमारे यहाँ हमारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो एक्सपोर्ट के थ्रू आप देखिए कि जो जीनोसाइड है उसके अंदर हेल्प है वो प्रोवाइड किया गया। तो उसके रिगार्डिंग में इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डील किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे इस एडिटोरियल के बारे में तो आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अशोक कुमार शर्मा वर्सेज अदर्स केस के अंदर में हाँ जो पेटिशन फाइल किया गया था कि जो कंपनीज है जिनके द्वारा इजराइल को एक्सपोर्ट किया गया है मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे जो सस्पेंड है वो किया जाए, जो एग्रीमेंट्स हैं उनको कैंसिल किया जाए जो कंपनीज हैं इजराइल गवर्नमेंट या वहाँ की जो कंपनीज हैं उनके साथ में है मिलिट्री एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो पेटिशन है उसको रिजेक्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी का जो डोमेन है उसके अंदर एंटर है वो नहीं किया जा सकता। तो क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक जुडिशरी का भी एक लिमिटेशन है, जुडिशियल रिव्यू का भी एक लिमिटेशन है कि एग्जीक्यूटिव का जो डिसीजन है फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में उसके अंदर इंटरवेन है वो नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है, जो जीनोसाइड का जो कन्वेंशन है उसका भी जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिला है गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे। स्टूडेंट्स इसी को देखते हुए आप देखिए कि सभी जो स्टेट्स हैं, यूएन के जो सभी स्टेट्स हैं, इजराइल का जो ये अब्यूज़ है गाजा स्ट्रिप के अंदर में उसके रिगार्डिंग में ओब्लिगेशंस को कैरी आउट करना है, किसी भी तरीके का जो असिस्टेंस है वो नहीं प्रोवाइड करना है। कि जुलाई के समय अपने एक ऑब्जर्वेशन के अंदर में ऑब्जर्व किया गया था कोर्ट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा या हमारे जो ह्यूमन राइट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स आप देखिएगा आईसीजी का ये जो जुलाई का जो गाइडलाइन है इसी को देखते हुए जर्मनी के द्वारा जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था इजराइल को उसको स्टॉप कर दिया गया है। जर्मनी के द्वारा जो यहाँ पे मिलिट्री का जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था इजराइल को उसको यहाँ पे स्टॉप किया गया है और सभी स्टेट्स को यहाँ पे रिमाइंड किया गया है कि जो इंटरनेशनल ओब्लिगेशन है ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग में उसे हमें यहाँ पे कैरी आउट करना है। जर्मनी के बाद में आप देखिए कि जो डच का जो डच गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी F-35 जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पे नहीं डिलीवर किया गया इजराइल को, क्योंकि वहाँ पे जो सीरियस जो वायलेशन है, सीरियस आप देखिए कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनका जो वायलेशन है वो कमिट किया गया है गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो कनाडा है, स्पेन है, यूनाइटेड किंगडम है उनके द्वारा भी यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ में जो अपना सर्विसेज हैं, जो लाइसेंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं उसको सस्पेंड किया गया है, जिससे कि इजराइल को किसी भी तरीके का जो मिलिट्री सपोर्ट है वो ना प्रोवाइड किया जाए। इस जीनोसाइड की एक्टिविटी के अंदर जो सपोर्ट है, जो असिस्टेंस है वो ना किया जाए किसी भी कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया आप देखिए कि पार्टी है इन कन्वेंशन है, ये जो कन्वेंशन है उनका इंडिया आपको जो पार्टी है वो देखने के लिए मिलता है। सिमिलर ऑब्लिगेशन है वो क्या इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे कैरी आउट करने चाहिए? सिमिलर जो ऑब्लिगेशंस है क्या इंडिया का भी यहाँ पे एक कर्टसी है जिसके थ्रू इन ऑब्लिगेशंस को कैरी आउट किया जाए और जीनोसाइड का जो ऑफेंस है उसको यहाँ पे रोका जा सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व ये किया गया कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं हमारे जो डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर में एक तो बाइंडिंग नहीं है, डोमेस्टिक लॉज के रिगार्डिंग में उनका जो बाइंडिंग प्रोविजन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इजराइल को आप देखिए कि पेटिशन के अंदर पार्टी है वो ना बनाया गया है, इजराइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट को कैरी आउट करना है, तो इजराइल यहाँ पे पार्टी नहीं है
और इंटरनेशनल लॉ का ऑब्लिगेशन नहीं है डोमेस्टिक जो हमारे डोमेस्टिक लॉज हैं उनकी रिगार्डिंग में। और आप देखिए कोर्ट का भी वन काइंड ऑफ लिमिटेशन है, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के जो मैटर्स हैं उसके अंदर इंटरवेन है वो नहीं किया जा सकता। तो इंडिया का जो यहाँ पे प्रोसेस है, जो यहाँ पे जीनोसाइड का जो एक्टिविटीज़ है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कुछ पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो कैसे कुछ कंट्रीज़ के द्वारा जो मिलिट्री सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिएगा आई ड्रॉप के परस्पेक्टिव से है। आई ड्रॉप को डेवलप किया गया था जो हमारे यहाँ पे जो एज के साथ में आप देखिए कि जो आई साइट कमज़ोर होता है उसी के रिगार्डिंग में एक आई ड्रॉप है उसको डेवलप किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम मेडिकल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो किसी भी तरीके का जो अनएग्जेजरेट जो यहाँ पे क्लेम्स है उनको कैरी आउट किया जाता है और बेसिकली आप देखिए कि उसको किसी भी जो साइंटिफिक वे के अंदर में या फैक्ट्स के रूप से उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है। तो वन काइंड ऑफ आप देखिए कि जो प्लेग के रूप से उसको बताया गया है मेडिकल सेक्टर के अंदर में। यहाँ पे आप देखिए कि जब जो प्रेस बायोपिया नाम का जो प्रॉब्लम है, प्रेस बायोपिया आपको जो आई साइट की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है कि एज के साथ में आपका जो आई साइट है वो कमज़ोर होता है। और यहाँ पे जो प्रेस बायोपिया की रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि एक आई ड्रॉप है उसको डेवलप किया गया था। आई ड्रॉप के अंदर बताया गया है कि आपको किसी भी तरीके का जो ग्लासेज हैं, जो सर्जरी हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसको आप नहीं यूज करना है। आपका जो आई साइट है वो यहाँ पे इम्प्रूव करेगा, आई का जो वर्किंग है वो यहाँ पे इम्प्रूव करेगा, तो उसके बारे में मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स इंडिया वन ऑफ द मार्केट है, किसी भी कंपनी के द्वारा अगर क्लेम किया जाता है लार्ज लेवल के ऊपर में या मिसलीडिंग जो क्लेम्स है वो आप देखिए कि जो इम्पैक्ट है वो कर सकता है पर्सनस का जो हेल्थ है उसकी रिगार्डिंग में भी। CDSCO के द्वारा जो हमारा एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फार्मास्यूटिकल के रिगार्डिंग में, तो उसके द्वारा आप देखिए कि जो क्लिनिकल जो रूल्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इस ड्रॉप को यहाँ पे रोका गया है कि इसको आपका यूज है मार्केट के अंदर आप इसको सेल है वो नहीं कर सकते। इस तरह के जो मिसलीडिंग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स है उसके रिगार्डिंग में। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपनीज को ऑथराइज है वो नहीं करना चाहिए पब्लिक को मिसलीड करने के रिगार्डिंग में। साइंटिफिक वे के अंदर में हमको यहाँ पे जो ड्रॉप्स हैं, साइंटिफिक वे के अंदर जो फार्मास्यूटिकल जो यहाँ पे फैक्ट्स हैं या जो कंक्लूजन है उसी के बेसिस पे कुछ डिसीजंस हैं उनको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में है। आप देखिए कि सितंबर जो 22, 23 के वहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर में जो समिट ऑफ द फ्यूचर है उसको कंक्लूड किया जाएगा। समिट ऑफ द फ्यूचर के द्वारा जो हमारा ह्यूमन राइट के जो ह्यूमनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो एड्रेस है वो किया जाएगा। ह्यूमनिटी के प्रेजेंट समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फ्यूचर का जो जनरेशन है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे कि वॉर के रिगार्डिंग में टेरिटोरियल आप देखिए कि उसको एनेक्स करने के रिगार्डिंग में जो कन्फ्लिक्ट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द इशू है, क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द एक इशू है जो आपको फ्यूचर जनरेशन्स के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। पेंडेमिक टू पोल्यूशन कि हमारा जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उससे जो पोल्यूशन जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर में है, तो ये भी वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जो कॉमन फ्यूचर एंड ह्यूमनिटी के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, इनकम का इनइक्वलिटी होना, कंटिन्यूस सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन होना, तो इनकम का जो इनइक्वलिटी है। इसके अलावा आप देखिए कि सोसाइटल जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फ्यूचर जनरेशन को भी फेस किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर जनरेशन का जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे हमें टैकल करने का ज़रूरत है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया कि रिसेंटली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मल्टी स्टेक होल्डर्स का जो कंसल्टेशन है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम यहाँ पे जो बेसिक थिंग्स है उसको कैरी आउट कर सके। जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है वो यहाँ पे जो प्लानेट्स हैं उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। इस फ्यूचर जनरेशन का जो मीटिंग है उसकी रिगार्डिंग में कोलंबिया के वहाँ पे आप देखिए कि अमेजन फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से जो जजमेंट को कैरी आउट किया गया। वेनेजुएला के वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं उसका मेल्टिंग हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी जो सीमेंट प्लांट्स हैं उनको बेसिकली ग्रीन जोन्स के अंदर में नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि NGT के द्वारा इंटरजनरेशनल जो इक्विटी है
जिससे कि यहाँ पे राइट टू इन्वायरमेंट है जो आने वाले समय का जो जनरेशन है उसको भी प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे प्रोविजंस है उसके रिगार्डिंग में मेंशन यही किया गया है कि फ्यूचर जनरेशन को इन सब प्रॉब्लम से हमें किस तरीके से डील करने का ज़रूरत है, उनको बेटर इन्वायरमेंट है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। हमारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर जनरेशन को इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है वो लेस फेस होना पड़े, उनको जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं उनको ना फेस किया जाए। स्टूडेंट्स इसी आर्टिकल के अंदर में आप देखिए कि जो अर्थ का ओवरशूट डे है उसके बारे में मेंशन किया गया कि 1970 के समय में हमारे अर्थ के जितने रिसोर्सेज हैं जिनका हम कंज्यूम करते हैं, रिसोर्सेज चाहे फॉरेस्ट एरिया के रिगार्डिंग में हो चाहे यहाँ पे मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से हो, तो सस्टेनेबल वे के अंदर में जो रिसोर्सेज हैं आप देखिए उनका जो कंज्यूम का जो डेट है वो 30 दिसंबर था, कि जितना यहाँ पे हम प्रोड्यूस किया जाता है मदर अर्थ के द्वारा उसका जो कंज्यूम है हम 30 दिसंबर के वहाँ पे कैरी आउट कंप्लीट करते हैं उनको। बट आप देखिए कि यहाँ पे प्रेजेंट समय में 2024 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो एक साल के अंदर जो कंज्यूम होने वाले जो रिसोर्सेज है उनको हम 1 अगस्त के समय ही आप देखिए कि कंप्लीट करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो अर्थ ओवरशूट डे है अगर ये 30 के रिगार्डिंग में है तो 30 दिसंबर के पर्सपेक्टिव से है तो एक बैलेंस को सेटअप करता है। बट अगर ये जैसे जैसे इसके नंबर्स डिक्लाइन होंगे तो डेट मीन्स कि हम यहाँ पे डेफिसिट का जो सिचुएशन है उसके लिए पहुँचेंगे। उसके बाद में आपको ये नेगेटिव के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। राज्यसभा के पर्सपेक्टिव से है कि राज्यसभा के अंदर हमारे जो चेयरमैन है जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किस तरीके से एफर्ट्स लिए गए हैं कि वुमेन लेड डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। वुमेन लेड डेवलपमेंट क्या है, G20 का जब मीटिंग इंडिया के अंदर कंक्लूड हुआ था तो लीडर्स के द्वारा जो डिक्लेरेशन को कैरी आउट किया गया था न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, तो आप देखिए कि वहाँ पे भी वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि वुमेन, आप देखिए वुमेन लेड डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग यही है कि वुमेन्स किसी भी इनिशिएटिव के सिर्फ बेनिफिशरी ना रहें, उसके पॉलिसी मेकिंग के अंदर में उसका जो प्लानिंग है उसका जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर भी उनके द्वारा पार्टिसिपेट है वो किया जाए, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल देखने के लिए मिले। पॉलिसी फ्रेमिंग है जो वुमेन लेड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसी के रिगार्डिंग में ये कहा गया है कि लास्ट ईयर जब नारी वंदना जो अधिनियम है जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको पास किया गया तो उस समय में देखिए कि यहाँ पे जो वॉइस जो चेयरपर्सन्स है राज्यसभा के अंदर में वो मैक्सिमम वॉइस चेयरपर्सन्स महिलाओं का ही एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके अंदर नागालैंड की जो फर्स्ट वुमेन है उनको प्रेसिडेंट के रूप से उनको उनके द्वारा हाउस है उसको प्रिसाइड किया गया। जो हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर के रिगार्डिंग में पीटी उषा मैम है उनको नॉमिनेटेड मेंबर हैं प्रेजेंट समय में, तो आप देखिए कि जो पीटी उषा मैम है उनको भी यहाँ पे हाउस को चेयर किया गया था। तो बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 5 है उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। हमारा जो SDG गोल नंबर 5 है कि हमें यहाँ पे जो जेंडर इक्विटी है उसको प्रमोट करना है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस करना है और वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना है, जिसके अंदर वुमेन सिर्फ बेनिफिशरी ही ना रहें, एक्टिवली वे में उनके द्वारा पार्टिसिपेट है वो भी किया जाए। समग्र शिक्षा अभियान क्या है स्टूडेंट? समग्र शिक्षा अभियान है बेसिकली 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर ये स्कीम है। आप देखिए कि समग्र शिक्षा अभियान बेसिकली के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी 2020 का भी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर एक 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माने गए हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माने गए तो उनको जो फंडिंग है वो नहीं सेंड किया गया। PM श्री जो योजना है जिसके अंदर हमको मॉडल स्कूल्स हैं 14,500 के आसपास जो मॉडल स्कूल्स हैं उनको डेवलप करना है कंट्री के अंदर में। तो आप देखिए कि उनको जो तमिलनाडु को जो फंड है वो नहीं रिलीज किया गया। तो उसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे तमिलनाडु को यहाँ पे ऑब्जेक्शन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तमिलनाडु के ऑब्जेक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 3 लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग उनको ऑब्जेक्शन है। तमिलनाडु के द्वारा कहा गया है कि तमिलनाडु के वहाँ पे जो तमिल है और बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है उसी का यूज किया जाए, हिंदी लैंग्वेज का जो यूज है वो ना किया जाए। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज के रिगार्डिंग में 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग में तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उनको ऑब्जेक्शन है। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में आपको 1960s के समय भी आपको जो मूवमेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया
तो उनके द्वारा उनका स्टेट का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। इसके स्टेट का जो एजुकेशन पॉलिसी है आप वहाँ पे देखिए कि 5 ईयर का जो स्टूडेंट है उसको फर्स्ट क्लास के अंदर ऐड किया गया है। उनके द्वारा स्टूडेंट जो प्री स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो प्री स्कूलिंग है उसको नहीं ऐड किया गया है। 5+3+2 का जो कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू स्कूल का जो स्ट्रक्चर है स्कूलिंग है उसको कैरी आउट किया गया। और 11-12 के जो मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे यहाँ पे कॉलेज के अंदर जो एंट्रेंस है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको कॉमन जो CET का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू एंट्रेंस है उसे नहीं कैरी आउट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि तमिलनाडु का जो लैंग्वेज के खिलाफ में जो रेजिस्टेंस है वो आपको पहले के समय से ही देखने के लिए मिलता है। 1968 के समय भी जब आप देखिए कि 3 लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय भी तमिलनाडु के द्वारा रजिस्ट किया गया। 86 के समय जब नवोदय स्कूल्स को ओपन किया गया तो उस समय भी उनके द्वारा रजिस्ट किया गया था। तो एंटी हिंदी जो राइट्स है वो 1960 के समय तमिलनाडु के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। समग्र शिक्षा अभियान फर्स्ट क्लास से लेकर जो 12th क्लास तक टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। PM श्री जो योजना है, जो यहाँ पे 14,500 जो मॉडल स्कूल्स हैं उनको डेवलप करना है, तो उन सब के रिगार्डिंग में जो फंड ना रिलीज करने की वजह से ये टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन है, मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन है उसी के वहाँ पे जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस समय उसको प्रोटेक्ट वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, तो हमारे यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ पे मेंशन है, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है वहाँ पे आपको इमरजेंसी प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलेंगे। उसी पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल 355 है, तो आर्टिकल 355 के अंदर मेंशन किया गया है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी स्टेट के अंदर में कोई एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होता है, कोई वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो सेंटर के द्वारा उस स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मीन्स सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के, वहाँ पे सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, उसको यहाँ पे पीसफुली वे में इस्टेब्लिश करना है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन है उस दौरान में भी, और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नहीं कैरी आउट किया गया तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जा सकता है आर्टिकल 356 के थ्रू में। आप देखिए किसी डोमेन को एक्सपेंड किया गया, SR बोमई केस है उसके अंदर इसको डोमेन को एक्सपेंड किया गया कि रेस्ट्रिक्टिव यूज के अंदर में ही कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। बस ये डोमेन का जो एक्सपेंड है आपको लेटर फेज के अंदर में जो राजस्थान का जो केस है और भी काफ़ी सारे केस है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सेंटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में या सेंटर स्टेट रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिएगा आपको सरकार या कमीशन है 1987 के समय का, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू फॉर द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 2002 के समय कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, पुंछी कमीशन है जो 2007 के समय में है। तो समय समय पे जो सेंटर स्टेट के जो कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं उनके द्वारा बताया गया है कि सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर का यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी स्टेट के अंदर में अगर कोई डिस्टर्बेंस का सिचुएशन है, कोई यहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन है, उस समय उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस को यूज किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चीताज के बारे में मेंशन है, आप देखिएगा अफ्रीकन चीताज का जो फोटो है उसको शो किया गया है। कॉन्टिनेंटल फर्स्ट टाइम ये जो कॉन्टिनेंटल ट्रांसफ़र है वो देखने के लिए मिला था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंडिया के अंदर जो चीता हैं वो लाए गए थे, क्योंकि एशियन जो चीता हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एशियाटिक जो चीता हैं, जो आपको एशियाटिक जो चीताज हैं वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ओनली ईरान के वहाँ पे इनका जो नंबर्स इतने कम हैं कि उनके द्वारा इंडिया को बेसिकली हैंड ओवर है वो नहीं किए गए थे एशियाटिक चीता। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चीताज का जो प्रोग्राम है, जो चीताज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर में इंडिया का जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो मेन अथॉरिटी है। उसके द्वारा हमारा जो सामना इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करना है, सेमी ड्राई जो यहाँ पे जो सामना टाइप ऑफ इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करना है चीता प्रोजेक्ट के थ्रू में। आप देखिए कि जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उनको कंजर्व करना है। चीता वन काइंड ऑफ फ्लेक्सिव स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलता है ड्राई एंड ओपन फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में। यहाँ पे जो क्वारंटाइन का जो समय है वो काफ़ी रखा गया था चीताज को इनिशियल फेज के अंदर में,
रेडियो कॉलर है उसको यूज किया गया। कुछ चीताज है उनका डेथ भी हुआ था, बट आप देखिए कि उनको ओपन फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में रिलीज किया गया उसके बाद में। स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी चीता हैं, किसी का पॉइजन की वजह से कुछ इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला था, बट कुछ गुड न्यूज़ भी है यहाँ पे, जो चीताज के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा प्रोजेक्ट चीता है, उस चीता प्रोजेक्ट को आप देखिए कि मिनिमम 25 ईयर्स या 15 ईयर्स के रिगार्डिंग में ऑब्जर्व किया जाएगा, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं या नहीं होते हैं। और इसी प्रोजेक्ट के थ्रू ईरान को भी जो चीताज के जो नंबर को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चीताज के बारे में था। क्या अल्टरनेटिव भी यहाँ पे जो चीताज के जो कूनो नेशनल पार्क के अंदर उनका जो प्रेजेंस है उसके अल्टरनेटिव भी जो एरियाज हैं वो क्या सर्च किए गए हैं हमारे NTCA के द्वारा? तो आप देखिए कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपको मध्य प्रदेश के वहाँ पे ही देखने के लिए मिलेगा, जो कूनो के इक्वल वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। गुजरात के वहाँ पे जो कच्छ का जो एरिया है, गुजरात के वहाँ पे जो कच्छ का एरिया है जहाँ पे आपको बन्नी ग्रासलैंड है वो देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे भी इनका जो चीताज को बेसिकली वहाँ पे भी ट्रांसलोकेट है वो किया जा सके उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। तो स्टूडेंट्स एक नूरादही भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नूरादही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी न्यूज़ के अंदर रहा करता है इनके ट्रांसलोकेशन के रिगार्डिंग में, या वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाए। चीताज का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस क्या है? अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस क्या है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको ज़रूर से बताना। हमारे जो डिसेबल पर्सनस हैं उनकी रिगार्डिंग में जो मूवी के थिएटर्स हैं वो एक्सेसिबल हों, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सुगम भारत का जो आप देखिए कि बेसिक मैंडेट आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए सब जो इंस्टीट्यूशंस है वो एक्सेसिबल होने चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में इंडिया का जो ग्रोथ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे, कि जो रिन्यूएबल सेक्टर है, जो रिन्यूएबल का जो सेक्टर है उसके एक मीटिंग के अंदर PM सर के द्वारा एड्रेस किया गया। ग्लोबल जो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपो जो समिट है जो गुजरात के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लस में जो CIA है उसके द्वारा ये जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। आप देखिए कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो जल्द ही पोजीशन को सिक्योर किया जाएगा। रिन्यूएबल पावर के अंदर भी इंडिया का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। PM सर के द्वारा एड्रेस किया गया कि कैसे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है, कैसे यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने की रिगार्डिंग में जो कोस्टल स्टेट्स के अंदर ऑफशोर विंड फार्म्स हैं उनको डेवलप किया गया है। G20 का जो फर्स्ट कंट्री बना है जिसके द्वारा जो क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया। बायो E3 का जो पॉलिसी है जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी या बायोफ्यूल्स को यूज़ करते हुए आप देखिए एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट किया जाएगा, तो बायो E3 जो पॉलिसी है उसके बारे में भी मेंशन किया गया PM सर के द्वारा। स्टूडेंट्स ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी जो पोजीशन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ अपने स्पीच के अंदर मेंशन किया गया कि म्यांमार है, इंडिया है एंड डेट उसके अलावा आप देख गाजा स्ट्रिप है उसके रिगार्डिंग में कहा गया है कि जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है उनका जो ह्यूमन राइट का वायलेशन देखने के लिए मिला है, इंडिया के द्वारा उसको स्ट्रांगली कंडेम है वो किया गया है कि इंडिया के अंदर इस तरीके के जो कुछ इश्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं, बट आप देखिए कि किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशन है वो नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि विज्ञान पुरस्कार हैं उनके बारे में है। हमारे यहाँ पे जो यंग साइंटिस्ट को पुरस्कार दिया जाता था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप कौन है? शांति स्वरूप के द्वारा आप देखिए कि CSIR है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। स्टूडेंट शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार हैं उनको यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उसके रूप में चेंज किया गया। जो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था वो यहाँ पे आप देखिए एक ही कैटेगरी के अंदर किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कुछ साइंटिस्ट के द्वारा हमारे जो PM की प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं जो PMO के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को लेटर लिखा गया है ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में कि विज्ञान पुरस्कार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, उसके रिगार्डिंग में आप जो यहाँ पे बताइए कि किस तरीके का ट्रांसपेरेंसी है। 23 अगस्त का जो दिन है, 23 अगस्त जो नेशनल स्पेस डे है, 11 मई जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, उन दिनों आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो साइंस के जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं उन्हें। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक XBBC एंकर है उनके रिगार्डिंग में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है।
यूके के जो पीएम है उनके द्वारा इटली के जो इफर्ट्स हैं इलीगल माइग्रेशन को रोकने के रिगार्डिंग में उसको प्रेज किया गया है। जर्मनी के वहाँ पे कंटिन्यूस जो बॉर्डर्स हैं उसके रिगार्डिंग में है इलीगल माइग्रेशन को रोका जा सके। यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट इस समय जो प्रेसिडेंट के आप देखिए कि कंटेस्टर हैं उनको असेसिनेशन का एक अटैम्प्ट है वो किया गया फ्लोरिडा के वहाँ पे, तो उस असेसिनेशन अटैम्प्ट के बारे में मेंशन किया गया है। और आप देखिए कि इजराइल और गाजा स्ट्रिप का जो वहाँ पे वायलेंस है उसके बारे में मेंशन है। पाकिस्तान के वहाँ पे जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं, अहमदिया जो पर्सनस हैं, उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि उनके वर्शिप प्लेस को डिमोलिश किया गया है। तो जब भी अहमदियाज के बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो अहमदिया मूवमेंट है उसको किसके द्वारा चलाया गया था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद है 1889 के समय में आपको अहमदिया मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं उनके द्वारा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।